मुझे और मेरी पत्नी पर फर्जी रेप का मुकदमा हुआ। मैं फर्जी इसलिए कह सकता हूं कि बाद में पुलिस ने एक्चुअली जिस महिला ने रेप का आरोप लगाया उसको मुलजिम बना के जेल भेजा। तो 75 साल में वो राष्ट्र के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह सकते हैं, और अमिताभ ठाकुर को आपने 53 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास स्वास्थ्य के बाद निकाल दिया। कोई भी आदमी अमिताभ ठाकुर से जिस काम के लिए लोग आमतौर पर IPS अफसरों को अप्रोच करते हैं वो अप्रोच ही नहीं करता है। उनको भी मालूम है कि सिरफिरा, मूर्ख और बेहुदा है। मैं अपने लिए ये शब्द कह रहा हूँ। मैं ऐसा हूँ झक्की कि मैं सुबह 9:30 बजे दफ्तर पहुँच जाता हूँ, शाम में 6 बजे तक बैठता हूँ, 15-20 मिनट के लिए फाइलें आती हैं, निपटा देता हूँ। तो दिन भर मैं दफ्तर में रहता हूँ, उसके बाद भी तुम कहते हो काम नहीं कर रहा हूँ, तो क्यों कह रहे हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम एट कैपिटल और मैं हूं आपके साथ में आदित्य कुमार। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में, नवाबों का शहर लखनऊ। यहाँ पर एक नवाब और रहते हैं, अमिताभ ठाकुर जी। हम आपको लेके चलते हैं जबरिया रिटायर्ड IPS अधिकारी के पास में, जिनको यूपी सरकार ने यानी कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने VRS दिया था अभी पिछले महीने, जिसके खिलाफ में उन्होंने अपने गेट पे जबरिया रिटायर्ड IPS अधिकारी का एक बोर्ड लगाया था और ये बहुत ही बड़ा सेंसेशन बन गया था सोशल मीडिया पे। तो हम आपको सीधे लेके चलते हैं उनके पास में, आप मुझे फॉलो करिए। ये है उनका घर और ये लिखा है अमिताभ ठाकुर IPS और जबरिया रिटायर। इसको अगर हम इस पर्चे को हटा दें तो इससे पहले लिखा था IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर 5/426 विराम खंड गोमती नगर लखनऊ। हम आपको लेके चलते हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे सारी जानकारियाँ लेंगे कि VRS उनको क्यों दिया गया और उन पे जो आरोप लगे थे उन सब पे उनसे सीधा साधा सवाल करेंगे और उनसे उनका जवाब मानेंगे। तो आप चलते रहिए हमारे साथ। सर स्वागत है सर आपका हमारे। नमस्ते सर, सबसे पहला प्रश्न कि 3 IPS अधिकारी को रिटायरमेंट दी गई, सिर्फ अमिताभ ठाकुर के ऊपर ये सवाल क्यों उठ रहा है? अमिताभ ठाकुर को ही इस बात की चिंता क्यों है कि मुझे VRS दिया गया? अब देखिए, ये तो अमिताभ ठाकुर की गलती है। मैं तो इसको अपनी गलती ही मानूंगा कि मैं ही क्यों चीखा। अब जो मुझे ये भी लगता है कि जो VRS मुझे मिला उसका भी कारण यही था कि मैं इतने सालों से क्यों चीख रहा था। और सवाल ये है कि मैं चीख क्यों रहा था, तो चीख इसलिए रहा था कि जैसे मुक्ति बोध ने बहुत पहले कहा था कि उठाने ही होंगे अभिव्यक्ति के खतरे। तो मुझे कहीं ना कहीं, मान लीजिए अब उसमें वो भी गलती मेरी थी कि मैंने मुक्ति बोध को कहीं पढ़ लिया था, कहीं आत्मसात कर लिया था, कहीं मुझे मेरे मन में रहता था कि अगर कुछ गलत हमें दिखता है, मेरी सीमित औकात है, एक आदमी की अदने सी औकात होती है, खास करके अगर व्यवस्था और तंत्र के सामने खड़ा होता है। तो मैंने अपने उस इतने से, जैसे जो मतलब RK लक्ष्मण जो बनाते थे एक छोटा सा कार्टून, भले मैं IPS अफसर था लेकिन जब सिस्टम के सामने आवाज़ उठाता था तो मैं एक कॉमन मैन की दशा में था और बहुत लंबे समय तक मैंने इस तरह की आवाज़ें उठाई। संभवतः उन आवाज़ों को लोगों ने, जो हुक्मरान हैं, जो जिनको मेरी आवाज़ जो है, मेरी वाजिब आवाज़ चीख की तरह लगी, उन्होंने मुझे निकाल के फेंक दिया। अब संभवतः इन बातों को कुछ लोगों को ज़रूर नागवार लगा, जैसा आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर ऐसा तो है नहीं कि मैंने ही सब लोगों को, मेरे पास उतना पैसा तो नहीं है कि मैं कई लोगों को कहता कि भाई मेरे लिए यहाँ से वहाँ से चीखो और आवाज़ उठाओ। उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात गई कि इस आदमी के साथ ये आदमी अच्छा है बुरा है, जो भी है, इसके साथ अन्याय हुआ है। और यह अन्याय हुआ है इस कारण से नहीं हुआ है क्योंकि इस बात को मुझे नहीं लगता है कि कोई सहज रूप में, मेरे कुछ लोग होंगे तो होंगे, ज़्यादातर लोग सहज रूप में नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि इस आदमी को काम नहीं करने के लिए निकाला गया है। कई बार मुझे लगता है और मैं कहता हूं कि संभवतः मुझे ज़रूरत से ज़्यादा काम कर देने के लिए निकाल दिया गया है। कहा गया है तुम काम क्यों करते थे। अब मैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ये बताना चाहूँ कि पिछले करीब 15 साल से 2007 में मैं आखिरी बार, जैसे पुलिस में कोई आदमी, जैसे कोई नया लड़का बोलता है मैं IPS बनूंगा, जब वो बोलता है तब उसके जेहन में जिले का SP होता है, आपके यहाँ का ACP DCP होता है दिल्ली का, जो मतलब जो फील्ड में है, जो जिसके जैसे जलवे हैं, नखरे हैं, अंदाज है, भंगिमा है। कोई आदमी दफ्तर में बैठ के, हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं शंटिंग, कहते हैं कि अरे वो SP अभी, और जब नेता वहाँ जो गर्म होता है बिहार में कहता है अभी होमगार्ड में भेज देंगे।
यानी तुम्हारी औकात दिखा देंगे, उसका कहने का मतलब होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 15 साल से मैं होम गार्ड जो है वो मेरे लिए समझ लीजिए कि स्वर्ग की तरह का विभाग था। उससे कई नीचे गुना नीचे मैं ऐसे विभाग में भी पोस्ट रहा, एक रूल्स मैनुअल करके यूपी में विभाग है जहाँ पर कोई काम नहीं है। सरकार से हमने लिखित में पूछा, सरकार ने लिखित में बताया कि इस विभाग को कोई काम नहीं दिया गया है। उस विभाग में मुझे और 3 अन्य आईपीएस अफसर जिनसे उस समय सरकार नाराज थी उनको भेज दिया गया। 2 रूम थे, 4 आईपीएस अफसर थे। चूंकि मेरी समस्या है कि मैं जो है, जैसे पुराने एक बार फिल्म आई थी मीना कुमारी की, मैं चुप रहूंगी। हमने उस फिल्म से कुछ नहीं सीखा और मैं केवल बकूंगी वाले हिसाब में मैंने जो है, मैं जाके मैं पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं सामने एक ये था, क्या बोलते हैं, स्थान था, वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया और मैंने कहा कि अब मैं दफ्तर यहीं चलाऊंगा। वहाँ भी फिर टेलीविज़न वाले आए, हंगामा हुआ, मुझे एक कहीं से खोज के रूम दिया गया। सच्चाई यह थी कि मैं वहाँ बैठा था और कहने को मैं सरकारी काम कर रहा था, लेकिन मैं वहाँ सरकारी काम कर ही नहीं सकता था, क्योंकि उस विभाग को सरकारी काम दिया ही हुआ नहीं था। तो जिस विभाग में सरकारी काम दिया ही नहीं हुआ हो, अभी मैं सिविल डिफेंस में था, मामूली काम था वहाँ, बहुत ही अपर्याप्त। अब यह जो है, मान लीजिए मैं कभी, हो सकता है मैं कोर्ट जाऊँ, हो सकता है मैं कह रहा हूँ, तो सरकार बताएगी नहीं कि भाई मान लीजिए तुमने, सरकार ने कौन सा ऐसा काम दिया जो मैंने नहीं किया। वो कहते हैं कि जो निकम्मा अफसर हो उसको निकाला जाए। तो निकम्मा होने के लिए पहले कुछ काम हो तब तो मैं निकम्मा ही दिखाऊं। जब तुमने मुझे ढेला भर काम नहीं दिया और सालों से नहीं दिया, मुझे तुम या तो रूल्स मैनुअल में रखते हो या सिविल डिफेंस में रखते हो। रूल्स मैनुअल में वास्तव में कोई काम दिया नहीं है, सिविल डिफेंस में बहुत मामूली काम है। मैं ऐसा हूँ झक्की कि मैं सुबह 9:30 बजे दफ्तर पहुँच जाता हूँ, शाम में 6 बजे तक बैठता हूँ, 15-20 मिनट के लिए फाइलें आती हैं, निपटा देता हूँ। तो दिन भर मैं दफ्तर में रहता हूँ, उसके बाद भी तुम कहते हो काम नहीं कर रहा हूँ, तो क्यों कह रहे हो? कहीं ना कहीं तुम्हारी जवाबदेही तो बनती ही है। आपकी मुलायम सिंह सरकार के समय में भी यही टकराव सरकार से रहा, अभी योगी आदित्यनाथ के सरकार में भी वही टकराव रहा। तो मुलायम सिंह के समय में क्या आपको धमकी मिली थी वहाँ से फ़ोन पे बहुत सारे, तो वो क्या कारण था और अभी इनसे टकराव का क्या कारण था? देखिए, मुलायम सिंह जी के समय मेरी पत्नी नूतन ठाकुर, वह एक एक्टिविस्ट हैं, वो अपनी पूरी ईमानदारी से मेहनत करती हैं। कोई जो फैक्ट आते हैं ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी पे काम करती हैं। उस समय वो प्रजापति थे, उस समय खनन मंत्री, तो उनके द्वारा अवैध खनन की और करोड़ों करोड़ रुपए लेने की शिकायतें और उसको ऊपर तक पहुंचाने की शिकायतें अक्सर आती रहती थी। मेरी पत्नी ने उस मामले को टेकअप किया, लोकायुक्त के यहाँ शिकायत की, बहुत शोर शराबा मचा। उसी बात को लेकर मुझे और मेरी पत्नी पर फर्जी रेप का मुकदमा हुआ। मैं फर्जी इसलिए कह सकता हूं कि बाद में पुलिस ने एक्चुअली जिस महिला ने रेप का आरोप लगाया उसको मुलजिम बना के जेल भेजा। ऐसा बड़ा रेयर होता है कि बल्कि मैं तो उस दौरान एक बार एसएसपी के यहाँ पहुँच गया कि या तो मुझे, अगर मैं अभियुक्त हूँ तो मुझे गिरफ्तार करो, नहीं तो जो फर्जी मुकदमा लिखा है उसको जेल भेजो। जब तक उनकी सरकार रही अखिलेश जी की, तब तक कुछ भी नहीं हुआ। बाद में वो जेल महिला गई। जहाँ तक इनका योगी आदित्यनाथ जी का प्रश्न है, तो मुझे ऐसा लगता है, जाहिर सी बात है कि इसके मेरे पास सबूत नहीं है उस तरह से, लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इनको मैं 2004 से जानता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी को, जब ये बिल्कुल युवा थे। और 2007 में मैं एसपी महाराजगंज था। उस समय एक पचरुखिया कांड हुआ था, तो उससे पहले पचरुखिया कांड हुआ था। उस समय मेरे रहते जो है पचरुखिया कांड की विवेचना दोबारा खुली थी और इनको संदेश मिल गया था अपने लोगों से कि अमिताभ ठाकुर उनको अरेस्ट करेगा। ये बात सही है, आज भले फाइल ख़त्म हो गई हो, इन्होंने अपने हाथ से अपनी फाइल ख़त्म कर दी, कि यह सही है कि इनके खिलाफ बहुत ही गंभीर सबूत थे। और गंभीर सबूत ये थे कि इन्होंने एक सिपाही की हत्या की, एक कब्र खोदने का मामला था, बड़ा बवाल हुआ था सिपाही, इस तरह के तमाम आरोप थे, सबूत थे। और मैं अरेस्ट भी करता, मैं नहीं कर पाया, ट्रांसफ़र हो गया। अगर आपको याद हो, योगी जी एक बार संसद में जो है इन्होंने ये रोए थे। यह ठीक उसी दिन की बात है जिस दिन वो फाइल मैंने देखनी शुरू की थी।
तो हो सकता है कि उनको जो है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको वह स्थिति, वह तमाम बातें याद रही होंगी। उसके अलावा उसी समय 2007 में ही इनके लोगों के द्वारा, इनकी एक हिंदू युवा वाहिनी करके थी, इनके लोगों द्वारा बहुत ही बड़ा एक कांड उस इलाके में हुआ था, गोरखपुर महाराजगंज में निचलौल एक जगह है, वहाँ एक ट्रेन को फूंकने का प्रयास हुआ। मैंने बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है कि चूँकि कानून व्यवस्था बचाए रखना मेरा दायित्व था, मैंने कठोर कार्रवाई की और मुझे इस बात पे बेहद खुशी है, आज भी संतोष है कि मैंने नियमानुसार कठोर विधिक कार्रवाई की। जब ये शायद वो जेल भी गए थे, जहाँ तक मुझे याद है, तो बाहर आए थे तो मुझ पर बड़े कुपित और नाराज़ थे। मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि वह नाराज़गी इनको आज तक सालती रही, और जब इनको अवसर मिला, इन्होंने उस चीज़ को व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत दुराग्रह का प्रश्न बना के मुझे जैसे कि समझिए दूध में मक्खी की तरह फेंकने का प्रयास किया। अब सवाल है कि यह अभी तो आज के समय में यही माना जाएगा कि ये सफल हुए हैं, क्योंकि भाई इन्होंने मुझे फेंक दिया, जबकि मेरी न तो अवस्था है इस समय सेवा से बाहर जाने की, न मेरा कोई इरादा था, न मेरी कोई ऐसी शारीरिक मानसिक ऐसी स्थिति है कि मैं विक्षिप्त हो गया हूँ या मान चलने फिरने में दिक्कत आ रही हो। स्वस्थ हूँ, मेरी समझ में, मेरी जानकारी में। अभी कितने दिन बच्चा था आप? मेरा करीब 7.5 साल की मेरी नौकरी बाकी थी, फर्स्ट क्लास में था। अब तो देखता हूँ कि रोज़ एक्सटेंशन दे देते हैं लोग, कैबिनेट सेक्रेटरी 60 साल से लेकर 65 साल तक बनाए रखते हैं। अभी जो डोभाल साहब हैं वो हमको लगता है 70-75 साल के होंगे, तो 75 साल में वो राष्ट्र के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह सकते हैं। और अमिताभ ठाकुर को आपने 53 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास स्वास्थ्य के बाद निकाल दिया। तो और मानसिक स्थिति भी हमको नहीं लगता डोभाल साहब से मैं कोई कम मानसिक स्थिति में होऊंगा। अवसर की समानता की बात है, भाई उनको अवसर मिला, वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, मुझे अवसर मिले, मैं उनसे ये कोई कह सकता है कि आप ये अमिताभ ठाकुर क्या बक रहा है, बेवकूफ़ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनसे कोई तीक्ष्णता में कोई कम मानता हूँ अपने आप को। तो आपने मुझे 53 साल की उम्र में क्यों निकाल दिया? तो क्या आपको लगता है कि जो सत्ता के करीब रहने वाले IPS अधिकारी हैं, IAS ऑफिसर हैं, उनको मौका ज़्यादा मिलता है, उनको अवसर ज़्यादा मिलता है, जो सत्ता के करीब नहीं रहते उनको कम अवसर मिलता है? निश्चित रूप से एक ही तरह के सब लोग होते हैं, अक्सर थोड़ा सा ही अंतर होता है उसमें। किसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने अपने घुटने टेकने शुरू कर दिए और टेकता गया उसका कद जो है लंबा होते जा रहा है उसको। और सबसे उसमें भी सबसे आश्चर्य की बात है कि जिसको अब सत्ता का, जैसे यूपी में उदाहरण के लिए सत्ता के रंग अगर देखें तो एक नीला रंग है, एक हरा रंग है, इस समय ये आपको भगवा रंग या कौन सा रंग बोलते हैं वो चल रहा है। तो कहने को ये अलग अलग रंग हैं, लेकिन आप देखिए सत्ता के निकट अगर आप ब्यूरोक्रेट्स को, पुलिस अफसर्स को देखेंगे तो वो गिने चुने नाम होंगे। न जाने कैसे वो सब जो है वापस रेंग के चले आते हैं। एक आरोप आप पे लगता है कि मैंने कहीं पढ़ा कि आपने 1993-94 के बीच जब आपने सर्विस शुरू किया तो उस बीच में आपने अपनी संपत्ति का ब्यौरा जो है सो सही ढंग से नहीं दिया था, आपने मैम का और आपने अपने संपत्ति का ब्यौरा। इस बारे में क्या सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए यह भी मतलब जैसे कि मैं वही कहूँगा कि ये मेरे लिए ही, जैसे कई कानून सिर्फ लगता है कि बनाया ही अमिताभ ठाकुर के लिए गया था। अब आप खुद सोचिए, आपने खुद कहा 93-94 में मान लीजिए मैंने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। आप पढ़ते होंगे अखबारों में अक्सर निकलता है कि इस साल 300 IAS अफसरों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, अक्सर निकलता है इस तरह का, क्योंकि अक्सर अफसर नहीं देते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि हर आदमी घूसखोरी कर रहा होता है या उस समय भ्रष्टाचार कर, कई लोग नहीं देते हैं, ढीलेपन में नहीं देते हैं, छूट जाता है, नहीं उनका ध्यान रहता है, जोर नहीं देते हैं, या मान लीजिए कि ढीलापन रह हो जाता है। 93 में मैंने नहीं दिया तो आप 2000 और उसके बाद लगातार दिया तो 2010 में उस पर नहीं ना आप कार्रवाई करेंगे। फिर 93 में नहीं दिया तो 94 में तो दे दिया, 95 में तो दे दिया। यह नहीं कहते हैं। मुझे तो कई बार अजीब ऐसा लगता है इनके, मतलब जिसकी किसी की बुद्धि मारी गई हो, मंथरा की बुद्धि मारी गई तो मान लीजिए कहते हैं ये बुद्धि मारी गई वाली बात। 93 में नहीं दिया भैया, 94 में दिया, 95 में दिया, 96 में दिया, तो जो हम 20 साल दिए वो तुम भूल जाओ और तुम गाओ तुमने तो 93 में नहीं दिया था ना, अब हम तुमको देख रहे हैं। तो यह तो सीधे सीधे मतलब समझ लीजिए कि एक आदमी को कुछ भी कहना है, तुमने 94 में जो दिया वह नहीं देखा। और इतना ही नहीं,
तुमने इतना ही नहीं किया, तुमने हम पर एक मुकदमा भी कर दिया भ्रष्टाचार का, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का। मैं उन चंद लोगों में हूँ जिस पर सब कुछ हुआ, सब कुछ। मेरी जानकारी में यहाँ किसी आईपीएस अफसर पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुकदमा नहीं हुआ, मुझ पर अकेला हुआ। तब अच्छा आश्चर्य यह है कि उसके बाद भी मुझे न जाने कितने लोग ईमानदार कहते हैं, अगर कोई बात रही होगी तभी ना आज भी कहते हैं। जब, और आपको बताऊं, जब मुझ पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मुकदमा हो, जिसको लेके आम तौर पे जिस पे होता है वो मुंह छिपाए घूमता है, यूं करके घूमता है, जो एक खास अंदाज है, या वो गमछा बांध के। तो मैं जब कोर्ट में गया अपने इस मामले को लड़ने के लिए, तो वहाँ उसके कोर्ट मुहर्रिर ने कहा कि साहब, इस पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस मुकदमे का मुलजिम इतना सीना तान के आ रहा है। और मैं उस मुकदमे को, पहले आरोप लगा कि तुमने 1 करोड़ ज़्यादा तुम्हारी ये है संपत्ति है तुम्हारे आय से। बाद में जब काउंट किया गया, जब उन्होंने सही में देखा, तो पाया कि मेरी 56 लाख या कितना आय से कम संपत्ति है। और उस मामले में मुझे क्लीन चिट दिया, तुम्ही ने क्लीन चिट दिया, 5 साल तुमने मेरी जांच की। यूपी में 2 विरोधाभास है। एक जो मुख्तार के वो जो एलएमजी जिन्होंने जो डीएसपी थे, उन्होंने जो बरामद किया था, उनसे केस वापस लिया गया। और एक आईपीएस अधिकारी जो सरकार के खिलाफ में काम कर बात कर रहे थे, उनको वीआरएस दिया गया। इस विषय पर आप क्या कहना चाहिए? विरोधाभास क्यों आपको लग रहा है? देखिए, अब शैलेंद्र सिंह के मामले में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरी निगाह में शैलेंद्र सिंह हमेशा अच्छे अफसर थे, ऐसा मेरा मानना है। यह भी मेरा मानना है कि जिस समय शैलेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया, उन्होंने सत्ता का विरोध किया था, तो शैलेंद्र सिंह के उस विरोध का सम्मान है। शैलेंद्र सिंह को अब कोई कुछ दे रहा है, उसका मेरी निगाह में कोई अलग से सम्मान इसलिए नहीं है क्योंकि प्रतीक बनाए नहीं जा सकते, प्रतीक खुद होते हैं। शैलेंद्र सिंह आज जो ये उनको गोदी में उठा के घूमना चाह रहे हैं, इसलिए प्रतीक नहीं है। शैलेंद्र सिंह प्रतीक इस कारण है, जैसे मैं आज प्रतीक, हो सकता है कल को मैं प्रतीक बनूं, कोई और सत्ता को लगे कि मुझे भाजपा को मान लीजिए ये कहना है, तो मुझे कहे कि भाई उसको बुलाओ, ये करो करो, वो उसका काम होगा। लेकिन प्रतीक मैं आज बन रहा हूँ। शैलेंद्र सिंह प्रतीक तब थे जब कोई भाजपा सपा नहीं थी, जब वो अरेले जा रहे थे, और उस समय उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया। वह शैलेंद्र सिंह थे। शैलेंद्र सिंह को कोई पार्टी जो है, किसी पार्टी ने उनको नहीं बनाया। शैलेंद्र सिंह अपने काम से बने, मैं भी अपने काम से बना हूँ। अगर मुझे लेके 10 आदमी भी, चूँकि मैं इस बात को नहीं मानता कि कोई हर आदमी, जैसे मान लीजिए जो हर ब्यूरोक्रेट जो रिटायर करता है या फिर जो दूसरे रास्ते पे जाता है वो अरविंद केजरीवाल ही हो जाए, मैं इस पर नहीं मानता। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। जैसे हर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाला आईएएस अफसर यशवंत सिन्हा ही नहीं हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं इतना जरूर मैं मानता हूँ, जानता हूँ कि हाँ, कोई ना कोई प्रतीक मैं भी जरूर हूँ। कम से कम इस बात का प्रतीक जरूर हूँ कि जब तमाम लोगों की बात से, तमाम लोग मानिए एक हों या 50 हों या 50,000 हों, यह मुझे, उनको इस बात को लगता है कि हाँ, एक ऐसा सिरफिरा है जो कि स्थितियों के विपरीत आके बात कहता है। अगर उसको बात समझ में आ जाएगी तो वो किसी से सच्चाई के लिए लड़ सकता है। यह बात कुछ न कुछ लोग मानते हैं, जानते हैं, और मैं ईमानदारी से अगर देखा जाए तो मैं इसी को अपनी एकमात्र ताकत मानता हूँ। वीआरएस के खिलाफ क्या अभी आप सिर्फ जबरदस्त रिटायर जो बोर्ड लगा हुआ है, आप उतने पर रह जाएंगे या कुछ आगे करने का हो सकता है उतने तक ही। देखिए, ऐसा है, इसमें मैं ये मानता हूँ कि जैसे कि क्राइम होता है, तो कुछ क्राइम ऐसे होते हैं कि क्राइम करने वाला शातिर, भाई आजकल जो क्राइम कर रहे हैं शातिर तो है ही हैं, तो उसने ऐसा मेरा गला काटा हो कि उसने माने खून का एक कतरा भी न छोड़ा हो, और भाई कोर्ट भी जाइए तो सबूतों पे खेल होता है। कहते हैं ना कि भाई अंधा है और वो तो सबूत देखता है। और चूंकि मेरे जैसा आदमी जो कि सिस्टम से लड़ रहा है, उसका कोई बहुत अच्छा तो ये होता नहीं कि सब उसकी वाहवाही कर रहे हैं, वो खैर खाई कहे। मैंने तो यही देखा है कि जो बेईमान अफसर है उसके सारे एसीआर जो हैं वो आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट लिखा, अब इसी साल आउटस्टैंडिंग लिखा होता, अगले साल वो जेल में होता, अगर गलती से फंस गया तो वैसा तो मेरा कुछ है नहीं। तो मान लीजिए मेरे इतनी सफाई से अगर कत्ल किया गया होगा कि मैंने कोर्ट जाने लायक भी ना हो स्थिति, तो नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर एक दूसरी भी कहावत है कि अपराधी अपराध करते समय कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है।
मतलब अभी आप कोर्ट जाने के प्लान में हैं? क्यों नहीं, अगर अपराधी ने अपराध करते समय सबूत छोड़ दिया होगा तो मैं उस सबूत को लेकर कोर्ट जाऊंगा। अभी मैं देख रहा था आपका ये एक पॉकेट डिक्शनरी है, इसमें फ़ोन नंबर्स हैं, तो क्या आईपीएस फ्रेटर्निटी आपकी बात कर कोई काम होता है तो यहाँ से अमिताभ ठाकुर फ़ोन करता है तो आईपीएस फ्रेटर्निटी आपकी बात सुनता है कि इग्नोर करता है? नहीं, इसमें अमिताभ ठाकुर की समस्या ये है कि अमिताभ ठाकुर को मुझे लगता है कि कम से कम 10-15 साल हो गया जब कि कोई भी निजी काम के लिए फ़ोन करता है। जैसे कोई अगर कोई कह देता है, और अव्वल तो मुझे लगता है कि कोई भी आदमी अमिताभ ठाकुर से जिस काम के लिए लोग आमतौर पे आईपीएस अफसरों को अप्रोच करते हैं वो अप्रोच ही नहीं करता है। उनको भी मालूम है कि सिरफिरा, मूर्ख और बेहुदा है, मैं अपने लिए ये शब्द कह रहा हूँ। तो वो इस ऐसे काम के लिए नहीं कहता है कि भाई साहब मुझे बचा लो, या मैंने अपराध किया है मुझे बचा लो, ऐसा मुझे कोई कहता ही नहीं है। अच्छा, तो किस तरीके का फ़ोन आपको आता तो है? जब मुझे वो पैरवी नहीं आता है, मुझसे जो भी मिलता है मैंने अनुभव किया, वो कहता है मेरे साथ अन्याय हुआ है, न्याय चाहिए, और उस न्याय के लिए मुझे जहाँ तक जाना होता है मैं जाता हूँ। मैं यह नहीं मानता कि मैं आईपीएस हूँ, वह आईपीएस है। मैं मानता हूँ कि मैं उसके साथ हूँ, सामने वाला आईपीएस हो तब, सिपाही हो तब, और मुख्यमंत्री हो तक। भाई मान लीजिए अब तो मैं आज़ाद आदमी हूँ, मुझे कहीं आने जाने, किसी से बतियाने, बोलने और उसको उस पर चढ़ के बतियाने में अगर उसने अन्याय किया है, मुझे कोई गुरेज नहीं है। अच्छा, अमिताभ ठाकुर हंसमुख व्यक्ति है पर्सनली, क्योंकि मैं पहली बार आपसे मिला, तो अमिताभ ठाकुर इंट्रोवर्ट है, हंसमुख है, या क्या है उसका मिला जुला एक? आप देखिए, मुझे लगता है मिला जुला टाइप का ही है। कभी एक तो मुझे ऐसा लगता है कि अमिताभ ठाकुर आमतौर पे ज़्यादा दुखी नहीं रहता है, और उसका सबसे बड़ा कारण जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, कारण यह है कि वैसे तो अमिताभ ठाकुर कोई पूजा नहीं, पाठ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, लेकिन वह वास्तव में जो है, जो गीता के कर्म का सिद्धांत है, पालन करता है। उसके पास इतना काम रहता है कि वह उसको जो है, उसको उदास होने का फुर्सत नहीं मिलता है। वह रोने के लिए अपने, या उदास होने के लिए, उसको भाई उदास होने के लिए भी टाइम चाहिए, मूड बनाना पड़ता है कि भाई अब हम उदास होएंगे, फिर उसके लिए आदमी भाव भंगिमा बनाना पड़ता है। वह इतना मतलब मैं कहूँगा कि मैं खुद ही गाली दे रहा था, वो इतना व्यस्त रहता है कि वो उदास नहीं होता, और आमतौर पे वो प्रसन्न रहता है। लेकिन हमेशा उसका चेहरा बहुत ज़्यादा हंसते रहे, मान लीजिए शाहरुख खान की तरह, वह उससे नहीं हो पाता है, क्योंकि वो कोई एक्टर तो है नहीं पैदाइशी। अच्छा, एक बात, जैसे कि शैलेंद्र सिंह को बीजेपी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से योगी जी के पास में फ़ोन गया था कि हम जब सरकार में आएंगे तब तुम्हारे साथ में हम न्याय करेंगे। शैलेंद्र सिंह ने खुद आज तक के इंटरव्यू में बोला था। तो क्या जब वीआरएस मिला तो आपको समाजवादी पार्टी या बसपा की तरफ से फ़ोन आया कि अमिताभ जी हम आपके साथ न्याय करेंगे जब हम आएंगे? देखिए, एक तो हमको ये लगता है कि शैलेंद्र सिंह को वास्तव में फ़ोन आया, हमको इसे बहुत ज़्यादा डाउट लग रहा है। शैलेंद्र सिंह अब कह रहे हैं, शैलेंद्र सिंह कोई उसका कॉल रिकॉर्ड तो दिखाए नहीं है, क्योंकि अब वो क्या कह रहे हैं उस पर मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है कि उनको, क्योंकि ये लोग कब फ़ोन करते हैं और क्यों नहीं करते हैं। उस समय मोदी जी के शैलेंद्र सिंह जब हटे थे, हमको लगता है कि मोदी जी उस समय जो है इसी स्थिति में थे कि वो फ़ोन करते, वो तो बहुत पुरानी बात है। और योगी जी तो शायद किसी लायक नहीं थे कि वो तो गोरखपुर के आगे कुछ नहीं थे, तो हमें तो डाउट है कि उन्होंने कोई फ़ोन किया होगा। नंबर 1 बात। अभी कह रहे हैं क्योंकि वो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अलग बात है, मुझे किसी ने नहीं कहा। मेरी एक खराबी यह है कि जैसे देखिए होता है मेरे साथ, अपनी गड़बड़ी यह है कि कई बार लोग जैसे कि मान लीजिए सोचते हैं कि भाई हम यहाँ तो कहीं ना कोई आसरा पकड़े। मैं कोई आसरा नहीं पकड़ता ईश्वर के अलावा। और जो कानपुर में एक मिठाई की एक उसकी दुकान है, ठग्गू का लड्डू, उसका स्लोगन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। उसका जो भी मतलब, उसी तरह से मेरी समस्या है कि मैं किसी के इसमें नहीं चक्कर में रहता कि कोई मेरा रहनुमा होगा। मैं ईश्वर के अलावा किसी को रहनुमा नहीं मानता। अब किसी के क्या का मगज मारा गया होगा और वो कहेगा कि मैं इसकी मदद करूंगा, तो मैं उसको रोकूंगा थोड़े ही। अच्छा, आप ये मानते हैं अगर आपको कोई मदद करेगा तो उसका मगज मारा जाएगा? मान यही ना माना जाएगा। चलिए, अंतिम प्रश्न यही था, और हमारे साथ में अमिताभ ठाकुर जी थे, उन्होंने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। और आप ऐसे ही तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज के लिए देखते रहिए टाइम एट कैपिटल। नमस्ते।